सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है पर फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज कल मैंने आपको बताया था जो टॉपिक, उसके आगे का मैं आज आपको क्लियर करूंगा, जो कि मृदा अपरदन रोकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। और साथ में मैं आप सभी को बताऊंगा कृषि उपज वाली फसलें और बागवानी फसलें। ठीक है, ये दो टॉपिक आप सभी के बताऊंगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि फसलें क्या होती हैं, फसलें कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको सभी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यही टॉपिक देखने वाले हैं आज के दिन की मृदा अपरदन को रोकने के कौन कौन से हमारे कारण बनते हैं या कौन कौन से कारण हमारे हो सकते हैं। ठीक है साथियों, कौन कौन से कारण बनते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं मृदा अपरदन को रोकने के। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे मृदा अपरदन रोकने के उपाय। ठीक है, मृदा अपरदन रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, क्या उपाय हो सकते हैं मृदा अपरदन रोकने के। तो मृदा अपरदन रोकने का जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा उपाय, वो हो जाएगा कि हमें क्या करना है, वनों की कटाई को कम करना है। वनों की कटाई को कम करना है। और अगर हम कटाई करते हैं तो कटाई वाले स्थानों पर, जहां पर जैसे मैंने यहां से एक पेड़ को काटा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको पेड़ जरूर से जरूर लगाना है। इस स्थान पर हमको क्या लगाना है, पेड़ जरूर से जरूर लगाना है साथियों। और यहाँ पर ही नहीं, जहां आपको खाली स्थान दिखे वहां पर भी आपको पेड़ लगाना है, यानी वनों की कटाई वाले स्थान पर लगाना है। और जहां पर आपको खाली स्थान दिखे वहां पर भी लगाना है। क्लियर हो गया ना, वहां पर भी आपको लगाना है। देन अब हमारा दूसरा पॉइंट ये आता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि खेतों में हवा प्रवाह रोकने के लिए। ठीक है, देखो साथियों यहाँ पर कि खेतों में हवा, ज्यादातर खेतों में हवा ना जा पाए, इसके लिए हमें क्या करना है, खेत के चारों ओर यूकेलिप्टस के आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, बांस के पेड़ लगा सकते हैं। ये सब क्या होता है, ये हमारे दो फायदे करते हैं। सबसे पहले यूकेलिप्टस के पेड़ हवा को रोकता है, हवा के दबाव को रोकता है सबसे ज्यादा, जिससे हमारी क्या होती है, साथ में फसल भी नहीं नष्ट होती है और मृदा अपरदन भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जो इनकी जड़ें होती हैं, यानी बांस और जो यूकेलिप्टस होती है, जो इनकी जड़ें होती हैं, ये जड़ें जो होती हैं इनकी, ठीक है, ये क्या करते हैं, मिट्टी को अपनी तरफ कसे हुए होती है। समझ रहे ना आपको, मतलब मिट्टी को ढीलापन नहीं रहता है मिट्टी में, जिससे मिट्टी बहती नहीं है और उन्हीं जड़ों में कसी हुई होती है मिट्टी। क्लियर हो गया ना। तो इस वजह से क्या होता है, जो मृदा अपरदन होता है वो भी काफी हद तक रोका जा सकता है, काफी हद तक रुकता भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खेतों में यूकेलिप्टस तो लगा दिया हम लोगों ने, और मृदा अपरदन रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मृदा अपरदन रोकने का, वो होता है कि हम लोग जो खेतों को परती रखते हैं। परती का मतलब समझ रहे हैं ना, लंबे समय तक परती रखते हैं या फिर चौमास रखते हैं या 4 महीने के लिए खाली रखते हैं हम खेतों को। यानी कि क्या होता है, हम लोग ज्यादातर कहाँ पर खाली रखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फरवरी मार्च में हमारी फसल जो है, या अप्रैल में हमारी फसल जो है गेहूं की कट गई, अप्रैल में हमारी गेहूं की फसल कट गई, उसके बाद क्या करते हैं किसान लोग, जहाँ पर मेधा नहीं होती है या फिर आगे की खेती के लिए उपाय कोई नहीं होता है, तो वहां पर किसान क्या करते हैं 4 महीने के लिए, यानी जब तक धान नहीं लगते या 3 महीने के लिए समझ लीजिए, जब तक धान की खेती नहीं होती तब तक के लिए उसको चौमास रख देते हैं या फिर खाली रख देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब खाली हो जाता है हमारा जो स्थान जो होता है, खेत खाली हो जाता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा अपरदन होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा अपरदन होता है, तो हमें इस अपरदन को ज्यादा से ज्यादा रोकना है, जिससे हमारी मिट्टी जो है वो नष्ट ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्रॉप अपनी, ठीक है, फसल देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर की फसलें क्या होती हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे फसल क्या होती है। ठीक है, फसल क्या होती है, तो फसल का मतलब होता है कि एक स्थान पर, ठीक है, एक स्थान पर एक जाति की फसलें, एक स्थान पर एक जाति की फसलें जो हैं उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। क्लियर हो गया। एक साथ एक स्थान पर एक ही जाति के पौधे या फिर कह लीजिए समूह को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी एक स्थान पर, जैसे ये हमारा हो गया क्या,
खेत हो गया एक, अब इसमें हमने एक पौधा लगाया धान का, तो ये हमारे फसल नहीं हुई है। तो इस खेत के अंदर जो भी कुछ हम बोएंगे या लगाएंगे वो हमारी फसल होगी। क्यों? क्योंकि एक ही स्थान पर, ये पूरा हमारा एक स्थान हो गया, एक ही जाति के या समूह के पौधे लगाना फसल कहलाती है। क्लियर हो गया ना? एक स्थान पर एक साथ एक ही जाति के पौधे लगाना फसल कहलाता है। तो ये अब हमारी ये पूरी क्या हो गई? फसल हो गई। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि फसलों के प्रकार क्या होते हैं। फसलों के प्रकार क्या होते हैं, विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, कृषि उपज एवं बागवानी फसलें। ठीक है, एक कृषि उपज वाली हो गई और एक हो गई आपकी बागवानी फसलें। तो यहाँ पर साथियों जो हमारी फसल होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारी होती है कृषि उपज फसल, दूसरी होती है हमारी एक बागवानी फसल। तो कृषि उपज फसल के अंतर्गत आते हैं जैसे अनाज आता है, दलहन आता है, तेल बीज आता है, रेशे वाली आती है, पेय आती है, चीनी फसल आती है, और जड़ वाली आती है, फिर कंद वाली आती है, और फिर एक आती है हमारी मसाले वाली। ठीक है, एक क्या आती, कौन सी आती है? मसाले वाली फसलें आती हैं। तो इस इतने प्रकार की आती है हमारी फसलें। क्लियर हो गया ना? इतने प्रकार की हमारी फसलें आती हैं, यानी कौन कौन सी आती हैं? अनाज वाली आती है, दलहन वाली आती है, तेल वाली आती है, बीज वाली आती है, रेशे वाली आती है, पेय वाली, चीनी वाली, जड़ वाली, और आपकी आती है मसाले वाली। तो अनाज वाले में हमारा क्या आ जाएगा? अनाज वाले में जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा धान, गेहूं आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? धान, गेहूं। ठीक है, ये सब हमारी किसमें आती है? ये बेसिकली हमारी किसमें आती है? अनाज वाली में आती है, क्योंकि ये हमारे अनाज हो गया। ठीक है, अनाज वाली जिसको हम डेली यूज करते हैं, और हमारा आता है मक्का भी आ जाता है, और जौ भी आ जाता है, आदि भी आ जाता है। ठीक है, और भी आती है। तो यहाँ पर आदि लगा देंगे तो हमारी अनाज वाली जो फसलें हो जाएगी वो धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, जौ हो जाएगा, आदि हो जाएगा। अब दलहनी वाली फसलों में कौन कौन सी आती है? दलहनी वाली फसलें हमारी होती हैं जो दालों की फसलें होती है। ठीक है, दालों की फसलें में हमारे चना आ जाता है, सेम आ जाता है, मटर आ जाता है, सोयाबीन भी आ जाता है। ठीक है, आदि। तो ये हमारी जो होती है ये बेसिकली दलहनी फसलों में आती है, यानी दाल वाली फसलें आती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री भी कहते हैं, द्विबीजपत्री भी कहते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि इनमें दो दल पाए जाते हैं। बेसिकली कितने दल पाए जाते हैं साथियों? दो दल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग तेल वाले की। ठीक है, तेल वाले में रेप सीड होते हैं, सूरजमुखी सरसों होते हैं, रेप सीड होते हैं, और सूरजमुखी भी होती हैं, और कौन सी होती हैं? मूंगफली भी इसमें आता है, क्योंकि मूंगफली से भी तेल निकलता है। ठीक है, तो आधे हो जाएंगे। रेप सीड, सूरजमुखी, मूंगफली हो जाता है, और सरसों आ जाता है, जो कि मैंने लिखा नहीं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज भी है। ठीक है, सरसों। तो ये जो हमारी आ जाती है बेसिकली तेल वाली आ जाती है। इसमें तेल भी प्राप्त होता है और बीज भी प्राप्त होता है। तेल बीज क्यों दोनों लिखा है? क्योंकि तेल रेपसीड से सूरजमुखी और इसका सूरजमुखी का बीज भी आता है, मूंगफली का भी बीज प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये बीज भी हो जाता है और उनके तेल भी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली बीज होगा तभी तेल निकलेगा, बीज होगा तभी तेल निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो रेपसीड, सूरजमुखी, मूंगफली और सरसों हो जाती है हमारी इसमें। उसके बाद हमारा आता है रेशे वाली फसल में। ठीक है, रेशे वाली फसल कौन सी होती है? पटसन, कपास सन होती है। ठीक है, पाटसन होती है, कहीं कहीं आपको पटसन भी लिखा मिलेगा, पटसन, कपास। ठीक है, ये हमारी होती है। ये कौन कौन सी होती है? ये हमारी रेशे वाली होती है, क्योंकि इसमें रेशा हमको मिलता है। ठीक है, रेशा मिलता है। और एक होता है सन की रस्सी, आप लोगों ने सुना होगा सन। ठीक है, तो सन भी होता है, इसी में आता है, क्योंकि सन से भी रेशा प्राप्त किया जाता है। अब पेय वाली फसलें कौन कौन सी होती है? पेय वाली, तो पेय वाली फसलें होती है वो होती है चाय होती है सबसे पहले, रबड़ होती है, और नारियल। ये जो हमारी होती है पेय वाली होती है, क्योंकि चाय क्या करते हैं हम लोग? सुबह सभी लोग पीते होंगे चाय। सुबह क्या करते हैं? सभी लोग चाय पीते होंगे, रबड़ भी और नारियल भी। तो ये जो हमारी आती है ये पेय वाले में आती है, पेय वाले में आती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा चीनी फसलें। तो चीनी फसलें में काफी सारे लोग कंफ्यूजन होंगे कि सर ये बताइए कि क्या चीनी गन्ने से ही सिर्फ मिलती है, यानी चीनी होती है वो गन्ने से ही मिलती है? जी नहीं, गन्ने से भी चीनी बनती है और चुकंदर से भी चीनी बनती है। तो इसके अंतर्गत जो चीनी वाले में आ जाएंगे वो गन्ने भी आ जाएंगे और चुकंदर भी आ जाएंगे, दोनों आपके आ जाएंगे। ठीक है, गन्ने भी आ जाएंगे और आपके चुकंदर भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा जड़ वाली। ठीक है, जड़ वाली, तो जड़ वाली में क्या होती है? आलू, शकरकंद, इस तरह की होती है हमारी, वो जड़ वाली फसलों में आ जाती है। आलू हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जो होती है हमारी आलू और
शकरकंद। ये जो हमारी थी बेसिकली जड़ वाली मेहनत है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने मसाला वाले के बारे में। तो यहाँ पर मसाला के अंतर्गत जिससे मसाले प्राप्त होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आपके लाल मिर्च आ जाता है, काली मिर्च आ जाता है, इलायची आ जाता है, धनिया आ जाता है। तो ये हमारी किसमें आती है? ठीक है, ये धनिया आ जाता है और लाल मिर्च आ जाता है और काली मिर्च आ जाता है और आपका क्या आ जाता है? इलायची आ जाता है। तो ये सब हमारी किसमें आती है साथियों? ये आती है सब मसाले वाले में। ठीक है, सभी लोग मसाला यूज करते हैं। ठीक है, मसाला सबके घर में यूज होता है, सब्जी में यूज होता है। तो ये सब किसमें आते हैं? मसाला वाले में आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं बागवानी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बागवानी में। बागवानी में जैसे हमारे आते हैं फल सब्जियां इस तरह की जो हमारी आती है, वो सारी किसमें आती है साथियों? बागवानी वाले पार्ट में आती है, बागवानी वाले फसल के अंतर्गत आती है। क्लियर? बागवानी फसल के अंतर्गत ये सब आती है। ठीक है, इसमें आते हैं फल सब्जियां फूल सजावट, ये सब आ जाता है इसमें। ठीक है, बागवानी में आ जाता है, क्या आ जाता है? फल भी आ जाता है, सब्जियां भी आ जाता है, फूल भी आ जाता है और आपका एक आ जाता है सजावट। ठीक है, ये सब हमारी किसमें आ जाती है साथियों? ये सब आ जाती है हमारी किसमें? बागवानी वाली फसलों में आ जाती है। तो बागवानी वाली फसलें जो होती है वो वैसे कि आपको पता भी होगा कि फल में क्या क्या आता है। बागवानी फसलों वाले फल में क्या क्या आता है? इसमें आपका अनार आ जाता है, केला आ जाता है, ठीक है, केला आ जाता है, सेब आ जाता है, ठीक है, संतरा आ जाता है। तो ये सब जो होती है हमारी बागवानी वाले में आ जाती है। बागवानी वाले मतलब फल वाले पार्ट में क्या होता है? जितने भी फल आपके होते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, पपीता चीकू आदि हो जाएगा। उसके बाद सब्जी वाले में भी आपको पता होगा, सब्जी वाले में आपको पता होगा ना, टमाटर आ जाता है, प्याज आ जाता है, ठीक है, प्याज आ जाता है। तो ये सब जो हमारी होती है और आपका लोबिया भी आ जाता है इसी में। जितनी भी आप लोग सब्जियां यूज करते हैं, जितनी भी आप लोग सब्जियां यूज करते हैं, सारी की सारी किसमें आती हैं? सब्जियां वाले पार्ट में आ जाती हैं, जो कि किसमें आता है साथियों? बागवानी में आता है। ठीक है, बागवानी में आ जाता है, प्याज हो जाता है, कद्दू हो जाते हैं, ठीक है, सभी होता है, कद्दू भी हो जाता है, जिसे कहीं कहीं पर सीताफल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे किसमें आते हैं? सब्जियों वाले पार्ट में आता है। अब बात आती है हमारी फूल के बारे में। फूल होता है जैसे गुलाब, चमेली, चंपा, गेंदा, गुलाब, चमेली, चंपा, गेंदा, ये सब आ जाते हैं। गुलाब, चमेली, चंपा, गेंदा। देखिए ये सब कैसे आती है? ये फूल वाले सजावट वाले पार्ट में आती है, यानी फूलों की भी बागवानी की जाती है, खेती की जाती है। जैसे गुलाब, चमेली, चंपा, गेंदा, जितने भी आपके फूल होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इससे सजावट भी हो जाती है। अब यहाँ पर सजावट वाली बात होती है। सजावट में क्या होता है? टार, पॉम, मनी प्लांट और कैस्टर जो होता है, ये सब आते हैं। सबसे बढ़िया सजावट का उदाहरण है मनी प्लांट। मनी प्लांट बस आप अगर एक ही लिख दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ताड़ भी लिख सकते हैं आप लोग, ताड़ भी आता है। जी हाँ, ताड़ भी आता है, ठीक है, ताड़ भी आता है। तो यहाँ पर अगर सजावट वाले की बात कर लेते तो यहाँ पर मनी प्लांट भी आता है और ताड़ भी आता है। ठीक है, ये दोनों आते हैं इसमें। उसके बाद आपको पता है ना, फूल वाले में क्या आता है? गुलाब, जितने भी आपके फूल होते हैं। सब्जी वाले में जितने आप लोग डेली उसकी सब्जियां खाते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और फल वाले में अनार, केला, सेब और संतरा, जितने भी आपके फल यूज होते हैं, पपीता हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं साथियों? फल वाले पार्ट में आ जाते हैं। जी दोस्तों, फल वाले पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग साथियों पढ़ेंगे जूजू अध गर्मी। जूजू अध गर्मी, जूजू अध गर्मी। नहीं समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल अभी समझ जाएंगे। जूजू अध गर्मी लिख रहे हैं एक मिनट के लिए। जूजू अध गर्मी। तो जूजू अध गर्मी, जू जू द और गर्मी। गर्मी का मतलब समझ रहे हैं? जू। ठीक है, तो यहां पर साथियों जो हमारी फसलें होती हैं, ऋतुओं के आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। खरीफ, रबी, जायद। जी हाँ, खरीफ, रबी, जायद, जूजू अध गर्मी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हो जाता है हमारा खरीफ, रबी, जायद। जी हाँ दोस्तों, 3 भागों में पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा। 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसको समझना। एक बात समझ लीजिए, खरीफ यानी आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो क्या कहते हैं हम लोग, गर्मी, सर्दी, बरसात। गर्मी, सर्दी, बरसात। कोई ये तो कहता नहीं ना
सर्दी गर्मी बरसात, ये नहीं कहता, सीरियल से कहते हैं गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी, गर्मी बरसात सर्दी, गर्मी बरसात सर्दी, ये सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर साथी जो बताता है हमारा जून का मतलब होता है जून और जुलाई। जून हो जाता है, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, जून जुलाई, जू, क्लियर। और हमारा जो आधा हो जाता है अक्टूबर और दिसंबर, उसके बाद गर्मी मतलब जून। तो यहाँ पर साथ जो खरीफ की फसल होती है बेसिकली जून जुलाई में बोई जाती है। रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बोई जाती है। और जायद की जो फसल होती है वो गर्मी में होती है, क्लियर। तो अब इन फसलों के बारे में देख लेते हैं हम लोग, फसलें क्या होती है। एक एक फसल में आपको बता दूंगा, अगर एक एक सिर्फ मैं फसल बता दूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि उस टाइम में कौन कौन सी, उसके अलावा कौन कौन सी फसल बोई थी। क्लियर हो जाएगा ना आपका, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जून जुलाई में इस टाइम क्या लग रहा है साथियों, इस टाइम क्या लग रहा है, धान। जी हाँ दोस्तों, क्या लग रहा है, धान लग रहा है। इस वजह से जो हमारी खरीफ की फसल हो जाएगी साथियों वो क्या हो जाएगी, धान हो जाएगी। और धान के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, धान के साथ साथ क्या हो रहा है, इसी में मूंगफली भी लगती है, जौ भी लगता है, बाजरा भी लगता है। क्लियर, बस इतने उदाहरण आपके लिए काफी है, इतने उदाहरण आपके लिए काफी है। यानी खरीफ की फसल में, खरीफ की भी फसलें होती हैं जो बेसिकली जून और जुलाई में बोई जाती हैं। जैसे उसमें धान आ जाता है, मूंग आ जाता है, मूंगफली आ जाता है, जौ आ जाता है और बाजरा आ जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग अपने रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल जो होती है हमारी बेसिकली वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक बोई जाती है, या यूं आप कह लीजिए सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर से नवंबर के लास्ट, यानी जो गेहूं का पीरियड होता है बोने का वो 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आप बो सकते हैं। ठीक है, 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपको इसको बो सकते हैं। तो जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपको पता है ना, गेहूं सबसे बढ़िया उदाहरण आपका रहता है गेहूं। ठीक है साथियों, सबसे बढ़िया जो उदाहरण आता है वो आपका आ जाता है साथियों गेहूं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो आ जाता है हमारा, गेहूं के साथ साथ आ जाता है आपका मटर भी आ जाता है। ठीक है, ये भी आ जाते हैं, तो मटर भी आ जाता है, चना भी आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये अक्टूबर में और दिसंबर में हो जाते हैं। ठीक है, ये किसमें आते हैं साथियों, ये रबी की फसल में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसकी फसल में आते हैं, ये सभी के सभी किसकी फसल में आते हैं, रबी की फसल में आते हैं। या फिर यूं आप कह लीजिए इसमें जो होता है जो इसमें चना भी बोया जाता है, मटर भी बोया जाता है, और लाहा, सरसों, बरसीम, ये सारे के सारे जो बोई जाती है सबके सब रबी में बोई जाती है। ठीक है, रबी में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग जायद के बारे में। तो जायद की जो फसलें होती हैं वो बेसिकली जून में होती है, यानी ककड़ी इसमें आ जाता है। ठीक है, ककड़ी आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, और आपका आता है तरबूज आ जाता है। ठीक है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब जो हमारे आते हैं वो बेसिकली किसमें आते हैं, ये आपके आते हैं जायद वाली फसल में। ठीक है, जायद वाली फसल में आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ना, खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, और जायद की फसल क्या होती है। ठीक है, बागवानी फसलें आप लोगों ने समझ लिया, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, यानी ऋतुओं के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ऋतुओं के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो साथियों आप यहाँ पर आज के लिए बस इतना। तो दोस्तों फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो तिलहनी वाले फसलें होती हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, दलहनी वाली जो फसलें होती हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, रूट वाले अंतर्गत उनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, जूट वाले में कौन कौन सी फसलें आती हैं, और पेय में कौन कौन सी फसलें आती हैं आपकी। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वहां पर टॉपिक होगा वो होगा हमारा साथियों फसल चक्र। फसल चक्र से जो होते हैं वो आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं फसल चक्र से रिलेटेड। ठीक है साथियों, फसल चक्र से रिलेटेड जो अभी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र जो आपका है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का आपको पता है क्या करना है, साथ में आप हमारे सोशल नेटवर्किंग में भी ऐड हो सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। इससे फेसबुक पेज भी इसी का है, टेलीग्राम भी इसी का है।
हाईफाई स्टडी 94 आप लोग सर्च करिएगा, साथ में यहाँ पर आपको ऑफिशियल नंबर भी दिया रहेगा, आप कुछ भी जानकारी के लिए यहाँ पर ले सकते हैं जानकारी, सिर्फ मैसेज के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से नहीं, ठीक है। और साथियों अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी आईडी आपको दिया रहेगा, रमन ठाकुर RAMANPH रमन ठाकुर 5690, ठीक है। आप इससे भी संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, साथ में सभी लोग बोलेंगे वंदे मातरम।